25 सितंबर को हम लोग जेल भरो आंदोलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जेल का अनुभव कई लोगों को बड़ा सताता है, लेकिन आप लोग बड़े जुझारू, हिम्मत वाले और ओजस्वी लोग जो अपने आप को जेल भरने के लिए, जेल में दाखिल होने के लिए आज आए हुए हैं। बहुत सारे साथियों को कहा गया, जानकारी दी गई तो बोले जेल भरो आंदोलन मतलब जेल में भर देंगे, ऐसा सोच करके कुछ लोग नहीं आ पाए। साथियों, आप लोगों के पीछे यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है, ये बैनर के माध्यम से ये जो कार्यक्रम है 4 चरणों का कार्यक्रम है। 10 तारीख को ज्ञापन देना था जिला लेवल पर, 10 सितंबर को, और 17 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना था। और तीसरा चरण आज हमारा है 25 सितंबर, आज जेल भरो आंदोलन है। और इसके बाद एक आंदोलन और एक चरण हमारा बचेगा, वो चौथा चरण 15 अक्टूबर को होगा, जो जन आक्रोश रैली के नाम पर होगा। तो साथियों, ये कार्यक्रम हम क्यों बनाते हैं? हमारे माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के ये ऐसा कार्यक्रम क्यों बनाते हैं, उसका इसमें मुद्दा है। ये जो पंपलेट है, इस पंपलेट में 14 विषय हैं। इस 14 विषय के ऊपर में जो सबके लिए, इस विषय के ऊपर में चर्चा करने के लिए, इस विषय के ऊपर में मंथन करने के लिए, इन विषय को जो ज्वलंत मुद्दा है इसकी गांव-गांव तक चर्चा हो, इस ज्वलंत समस्याओं के ऊपर में हमारी आपस में बातचीत हो, इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया। उसमें से पहला 14 विषय है। पहला विषय ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होती है, और ईवीएम मशीन 2004 से पहले छोट-फोट कहीं कहीं होता था, विधानसभा क्षेत्र में किसी किसी राज्य में होता था, लेकिन 2004 के बाद लोकसभा का चुनाव पूरे भारतवर्ष में हुआ। और 2004 का चुनाव, फिर 2009 का लोकसभा का चुनाव, 2014 का, फिर 2019 और अभी 2024 लगातार ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रही है। और ईवीएम मशीन से चुनाव होने के बाद आपका वोट कहां जाता है, किसको मिलता है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको नहीं देख पाते। तो ये जो समस्या है, पारदर्शिता का समस्या है, इसके लिए हमारा जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, इस मुद्दे को 2014 से उठाना शुरू कर दिया। 2013 में एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, 8 अक्टूबर 2013, आज से लगभग 11-12 साल पहले। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव, निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए इस पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए, ऐसा आदेश किया। लेकिन पेपर ट्रेल मशीन लगने के बाद आपका वोट किसको मिला, अगर आप देखना चाहें, या मुझे प्रत्याशी को कितना वोट मिला, तो वो अधिकार आज चुनाव आयोग और भारत सरकार के द्वारा वो छीन लिया गया। तो ईवीएम मशीन से किसी व्यक्ति को हराया जा रहा है, ईवीएम मशीन से किसी को जिता दिया जा रहा है, इसमें आशंका है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग हमारा आज का मांग नहीं है, ये 2014 से ही हमारा भारत मुक्ति मोर्चा इस मांग को लगातार कर रहा है। जो अभी पिछले समय में कुछ और भी अन्य संगठन के लोग इस ईवीएम मशीन के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं। जितना भी संगठन हमारा भारत मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष महोदय जी जो भी मुद्दा उठाते हैं, वो मुद्दा आगे जा करके, मान लो आज शुरू किया किसी मुद्दा को उठाकर बात कर रहे हैं, कल के डेट में वही मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन जाता है, क्योंकि लोगों को बाद में समझ में आता है कि ऐसी ऐसी समस्याएं इसमें हो रही है। दूसरे विषय हमारे बीच में सर साथियों, ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना, अन्य पिछड़ा वर्ग एक समुदाय है, और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की जो गिनती होना चाहिए था, इसका सबसे पहले काका कालेलकर कमेटी 1952 में बना था, और उसने काका कालेलकर कमेटी ने ओबीसी की गिनती करने के बाद
ओबीसी की गिनती कराने की बात सिफारिश की थी कि इनकी गिनती होनी चाहिए, लेकिन आज तक हमारे भारतवर्ष में जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से तथाकथित जो आजादी मिली उसके बाद से लेकर संविधान में 340 की जो धारा है जिसमें ओबीसी समाज की गिनती होनी चाहिए ऐसा लिखा हुआ, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती करने के लिए काका कालेलकर की कमेटी बनी, उस कमेटी के सिफारिश को नहीं माना गया। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद मंडल कमीशन की कमेटी बनी 1987 के आसपास, और उसके बाद मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी की गिनती आधा अधूरा हुआ और उनको 27% का आरक्षण बीपी सिंह के द्वारा दिया गया। तो देखा जाए तो ओबीसी समाज की गिनती आज तक कोई भी सरकार आया है नहीं किया हुआ है, और गिनती नहीं होने से उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति का क्या पोजीशन है ये पता नहीं चल पा रहा है, उसके लिए कोई बजट नहीं बन पा रहा है, उनका जीवन स्तर का क्या सिचुएशन है वो पता नहीं चल रहा है। तो ये मुद्दा भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का है। साथियों, आपके अगल बगल में या आपके संगठन के आने से पहले बहुत सारे संगठन को आप जानते होंगे, लेकिन सारे संगठन एक मुद्दा पकड़ लेता है अपने जाति विशेष का, कोई धर्म विशेष का, बस उसी मुद्दे पर लड़ता है। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो आदिवासियों के लिए लड़ता है, जो पिछड़ा वर्ग के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ता है, जो माइनॉरिटी है उनके लिए लड़ता है, और जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी, और सभी वर्ग विशेष के लिए लड़ता है। सभी वर्ग विशेष के मुद्दों को लेने वाला, रखने वाला एकमात्र जो संगठन है वो भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा। और भारत मुक्ति मोर्चा ही ऐसा संगठन है कि वो 85% लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। 85% जो हम मूल निवासी हैं इनको जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तथाकथित आजादी के बाद से परेशान है, और परेशानी अलग अलग तरीके से सब झेल रहे हैं। कुछ लोग बस्तर क्षेत्र में है, नक्सलवाद के नाम से परेशान हैं। किसान लोग अपना खेती बाड़ी के लिए, अपना अन्न बीज के लिए परेशान हैं। विद्यार्थी लोग स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं। नौकरी करने वाले पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा है उसके लिए परेशान है। संविदा के लिए परेशान है, संविदा भर्ती होकर के बेरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे तमाम समस्याएं हमारे भारत देश में रोज नया 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 समस्या आ रहा है, लेकिन उन सारी समस्याओं को बोलने वाला, उन सारी समस्याओं पर बात रखने वाला संगठन है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा एकमात्र संगठन है। साथियों, इस तरह से देखा जाए तो ये जो हमारा जसपुर और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, सबसे 32% लगभग आदिवासियों की संख्या है, लेकिन आज आदिवासियों का जो स्थिति 1950 के पहले था उससे कहीं और ज्यादा, जीरो नहीं कहते हैं उसको हमारे कुछ साथी लोग, उसको बोलते हैं कि हम माइनस में आ गए। पहले तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी चल रहा था, लेकिन अब हमारे आदिवासियों की पोजीशन शासन प्रशासन की नीतियों के कारण ऐसा हो गया है कि हम जीरो ना कह करके उसको माइनस कहें तो ये ज्यादा उचित होगा। और आज हमारे बीच में SC, ST, OBC के कर्मचारियों को प्रोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण, आज यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं जो अगल में है, बगल में है, ऊपर में है, कोई नीचे से सुन रहा है और दूर से ये बात को महसूस कर रहा है, और कोई रियल फेस भी कर रहा है कि जो नौकरी करने वाले कर्मचारी जिनके पास में पढ़े लिखे हैं तभी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा भी है, लेकिन पदोन्नति में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण को शासन प्रशासन के बैठे हुए लोग खत्म कर दिए, और खत्म होने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास में सिविल कंडक्ट रूल के कारण वो लोग हड़ताल नहीं कर सकते। 4 दिन हड़ताल, 10 दिन हड़ताल, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते, तो उनके साथ मजबूरी है। तो शासन प्रशासन में जो संविधान में उल्लेख किया गया था हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा आदिवासियों को पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि आदिवासियों को 5000 साल से ST, SC जो OBC के लोग थे
इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं। जब पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे? जब आजादी हुआ, संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद इनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई, छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी गई। और छात्रवृत्ति व्यवस्था जब मिला तो लोग पढ़ने लगे। पढ़ाई करने के बाद फिर इनको फिर आरक्षण दिया गया, नौकरी में प्रतिनिधित्व दिया गया कि ये लोगों को नौकरी दिया जाए। इनको नौकरी मिलने लगा। अब नौकरी मिल गया तो इनको एक आरक्षण और भी था कि आपको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए। ये संविधान की बात को आज तथाकथित हमारे जितने भी आजादी के बाद जितने भी शासन प्रशासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ये एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को या एसटी एससी ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व है जिसको आगे बढ़ने की बात है, इसको खत्म करने के लिए रणनीति बना करके आरक्षण खत्म कर दिया गया। और आज हमारे कर्मचारी लोग पदोन्नति में जो आरक्षण था उसका लाभ ना पा करके जिस जगह में नियुक्त हुए हैं उसी जगह से रिटायरमेंट हो जा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को ऐसे भी जानता हूं जो एजुकेशन विभाग में चपरासी की नौकरी से वो प्रिंसिपल तक जाके बना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो साथियों, हमारे बीच में बहुत 14 मुद्दे इस पंपलेट के अंदर में हैं। अगर मैं सभी पंपलेट को बात पढ़ूं, आउटसोर्सिंग एवं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा की जा रही भर्ती के विरोध में यह रैली। आउटसोर्सिंग आप समझते हैं, आउटसोर्सिंग मतलब होता है बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर भर्ती करा देना किसी विभाग में। आज हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनको किसी न किसी टेक्निकल डिप्लोमा नहीं होने की वजह से उसको ना मिल करके किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर से लेके आया जा रहा है जिसके पास में सर्टिफिकेट, और आजकल सर्टिफिकेट कई सारे होते हैं। तो साथियों, आउटसोर्सिंग बाहर से लाना शासन प्रशासन का जो नियम है हमारे यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का कारण है। तो बाहर के लोगों को ला करके नौकरी में भर्ती कर दिया जाए तो यहाँ का जो जसपुरिया है, चाहे यहाँ जो छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़िया कहाँ जाएगा? फिर वो बेरोजगार हो जा रहा है। आज यूपी से, बिहार से और भी अन्य स्टेट के लोग यहाँ पर आकर के, तो इसको रोका जाना चाहिए ताकि आपको रोजगार मिल सके। तो साथियों, आज ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हमको चर्चा करने के लिए एकमात्र मंच भारत मुक्ति मोर्चा ही है जो इन सारे विषयों पर बात रखता है। और इन विषयों के ऊपर में हमको और अच्छा से समझने के लिए इस संगठन में जुड़ना चाहिए। साथियों, हमारे बीच में एक मुद्दा है, मौजूदा पेंशनर्स की खत्म हुई पुरानी पेंशन को संरक्षण देकर पुरानी पेंशन को पुनर्बहाली किया जाना चाहिए। हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं इनका भी संगठन है और ये ओल्ड पेंशन को बहाली करने की मांग करते हैं, लेकिन अपने स्तर पर। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा संगठन पूरे 32 राज्यों में काम कर रहा है, 567 जिलों में है। आप भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में सहयोग करिए, मदद करिए, आपका बात पूरा भारत भर में पहुंचेगा। कर्मचारी आदमी जसपुर में करते हैं, वो आज मध्य प्रदेश वालों को पता नहीं चलता है। तो आपस में एकता होने के लिए ये जो हमारा मुद्दा है 9वें नंबर में लिखा हुआ है कि अभी जो मौजूदा पेंशनर्स की खत्म हुई पुरानी पेंशन को संरक्षण दे करके पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। इसके मांग में बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जो नौकरी किया है, नौकरी करने के बाद उसको जो पेंशन की जो व्यवस्था थी वो पेंशन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबों को बताना चाहूंगा ऐसी मुद्दा सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा एकमात्र संगठन है जो सभी लोगों के लिए लेकर काम कर रहा है। महिलाओं को लेकर के काम कर रहा है, एससी एसटी के लिए काम कर रहा है, ओबीसी के लिए काम कर रहा है, हमारे माइनॉरिटी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उनके लिए काम कर रहा है। ऐसे तमाम सभी लोगों के लिए, किसानों के हक और न्याय के लिए काम कर रहा है हमारा संगठन। तो साथियों, आप सबों से मेरी गुजारिश है कि भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए आप लोग अपने साथ जितने भी लोग हैं अगल बगल में, आपके नजदीक में जो हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे साथी लोग हैं, आप इनसे संपर्क में रहिए। और इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। अलग अलग लड़ोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अलग अलग लड़ोगे, उसको बोलते हैं अलग अलग होकर लड़ने से आपकी ताकत कम हो जाती है। लेकिन आप संगठन शक्ति के साथ लड़ोगे, भारत मुक्ति मोर्चा के मंच में आके लड़ोगे, जो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अपनी बातों को रखता है, तो आपको बात आज नहीं तो कल
पूरे भारत भर में पहुंचेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, हमारे पास आज हम लोग शासन से इस बात की मांग करते हैं कि शासन हमको दे, लेकिन शासन ही अगर आपका विरोध हो जाए तो फिर आप कहां मांगोगे। आज आपको न्यायालय का निर्णय दे दे करके, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दे दे करके आपको बिठा दिया जाता है, लेकिन जन आंदोलन हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। जन आंदोलन के बगैर आप नहीं जीत सकते हो, क्योंकि आज सत्ता में नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर, शासन में, प्रशासन में, न्यायालय में, हर जगह पर आपके विरोध में काम हो रहा है, आपके विरोध में सारा निर्णय हो रहा है। तो आप कहां जाके मांग करेंगे। इसलिए आप भारत मुक्ति मोर्चा का सपोर्ट कीजिए। जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन को सपोर्ट करिए। जन आंदोलन ही आपके पास एकमात्र उपाय रह गया है और इसके अलावा आपके पास में कोई भी चीज नहीं बचा है। साथियों, मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सबों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सबों का आभार और आप सबों को जय मूल निवासी। 50 से